नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था राजस्थान में जो नई गवर्नमेंट कॉलेजें खुली हैं, न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, उनके बारे में बताया था। एक वीडियो में हमने बताया था जो राजस्थान में नई पुरानी और यूनिवर्सिटियां हैं, नई गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, पुराने गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, प्राइवेट कॉलेजें हैं, उन सब के बारे में बताया था। उनकी फीस भी बताई थी, पेमेंट सीट भी बताई थी और नॉर्मल सीट के बारे में भी बताया था। वो टॉपिक जो एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं वो टॉपिक वाइज क्लासेस यहाँ पर आपको मिल ही रही हैं, आगे भी ऐसे ही मिलती रहेंगी। आप लोग एक बार चैनल को विजिट करें। पिछली वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज के बारे में, एग्रीकल्चर के जो एमसीक्यू थे वो देखे थे। उससे पहले एक टॉपिक चल रहा था फर्टिलाइजर का, जिसमें उर्वरक हो गया था, उर्वरक का वर्गीकरण चल रहा था। वर्गीकरण में जो रह गए थे क्षारीय उर्वरक, अम्लीय उर्वरक, आज उसी को शुरू करने वाले हैं। तो मृदा के आधार पर जो उर्वरक है वो दो तरीके से बांटे गए हैं, मृदा पर प्रभाव के आधार पर। मृदा पर प्रभाव के आधार पर लगभग सभी प्रकार के उर्वरक उपयोग के पश्चात मृदा पर अपना प्रभाव डालते हैं। जो अपन उर्वरक यूज करते हैं फील्ड में, उनके यूज के बाद में मृदा पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। प्रकृति के अनुसार उपयोग के बाद उर्वरक मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता बढ़ाते हैं। जो अम्लीय प्रकृति के उर्वरक होते हैं वो अम्लीयता बढ़ाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं वो क्षारीयता बढ़ाते हैं। इस आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है अम्लीय उर्वरक, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। जो उर्वरक मृदा में अम्लीय अवशिष्ट या प्रभाव, एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ते हैं, जो अपना अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं, उन्हें अम्लीय उर्वरक कहते हैं। इन उर्वरकों के अवशिष्ट अम्लीय प्रभाव को उदासीन या प्रभावहीन करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना बोला जाता है, चूना की मात्रा को तुल्यांकीय या समकक्ष अम्लीयता कहते हैं। मृदा में अम्लीय उर्वरकों को प्रयोग किया, उसकी प्रकृति अम्लीय हो गई, तो उसके जो ज्यादा अम्लीयता हो गई उसको उदासीन करने के लिए, अम्लीयता कम करने के लिए, प्रभावहीन यानी खत्म करने के लिए उसमें अपन चूने का यूज करेंगे, क्योंकि चूना होता है क्षारीय प्रकृति का, कैल्शियम कार्बोनेट चूना। उसका यूज करने से जो अम्लीय मृदा है वो सही हो जाएगी। जैसे 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट उर्वरक के उपयोग करने पर उत्पन्न अवशिष्ट अम्लीयता को उदासीन करने के लिए 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। अतः अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकीय अम्लीयता 110 किलोग्राम होती है। ये उर्वरक क्षारीय मृदाओं की क्षारीयता कम करने में सहायक होते हैं। अम्लीय उर्वरकों की तुल्यांकीय अम्लीयता निम्नानुसार है। ये कोई उर्वरक है, उसकी तुल्यांकीय अम्लीयता एनाहाइड्रस अमोनियम की 148, अमोनियम क्लोराइड की 128, अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकीय अम्लीयता 110, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की तुल्यांकीय अम्लीयता 93, अमोनियम फॉस्फेट की तुल्यांकीय अम्लीयता 86, यूरिया की तुल्यांकीय अम्लीयता 80। अम्लीय उर्वरक के बाद आता है क्षारीय उर्वरक, एल्काइन फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स। इसी प्रकार कुछ उर्वरक उपयोग में लेने के बाद मृदा पर क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे अम्लीय उर्वरकों को प्रयोग कर रहे थे तो अपना अम्लीय प्रभाव छोड़ रहे थे, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो वो अपना क्षारीय प्रभाव छोड़ेंगे। इनको क्षारीय उर्वरक कहते हैं। क्षारीय उर्वरक और उनकी तुल्यांकीय क्षारीयता निम्न प्रकार है। सर, उर्वरक और उसकी तुल्यांकीय क्षारीयता, सोडियम नाइट्रेट की तुल्यांकीय क्षारीयता 29, कैल्शियम नाइट्रेट की तुल्यांकीय क्षारीयता 21, कैल्शियम साइनामाइड की क्षारीयता 63 और कैल्शियम फॉस्फेट की तुल्यांकीय क्षारीयता 25 होती है। उर्वरक की श्रेणी या ग्रेड, फर्टिलाइजर्स ग्रेड। किसी उर्वरक की श्रेणी या ग्रेड इस बात का बोधक है कि उसमें प्राथमिक पादप पोषक तत्वों की कितनी प्रतिशत मात्रा है,
श्रेणी शब्द जटिल और मिश्रित दोनों ही प्रकार के उर्वरकों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक पोषक तो निम्नलिखित क्रमानुसार प्रतिशत मात्रा के अनुपात में व्यवस्थित होते हैं, से कुल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पेंटा ऑक्साइड, P2O5, जल विलेय पोटाश, K2O। उपयुक्त अनुपात की अभिव्यक्ति प्राय एनपीके से करते हैं यदि कोई उर्वरक अथवा उर्वरक का मिश्रण 16:12:8, 16:12:8। श्रेणी का है तो इसका तात्पर्य है कि अमुक उर्वरक या उर्वरक मिश्रण में 16 भाग नाइट्रोजन, 12 भाग फास्फोरस, पेंटा ऑक्साइड और 8 भाग जल विलेय पोटाश विद्यमान है। अतः उपयुक्त 100 किलोग्राम उर्वरक अथवा उर्वरक मिश्रण में 36 किलोग्राम प्राथमिक पादप पोषक तत्व विद्यमान है। अतः उपयुक्त 100 किलोग्राम उर्वरक अथवा उर्वरक मिश्रण में यदि कोई 100 किलोग्राम की पैकिंग वाला उर्वरक है, फर्टिलाइजर या उर्वरक का मिश्रण है, उसमें 36 किलोग्राम प्राथमिक पादप पोषक तत्व होते हैं। विभिन्न फसलों की आवश्यकता अनुसार इस समय अनेक ग्रेड या श्रेणी के उर्वरक प्रचलित हैं। उर्वरक मिश्रण संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए सरल एवं मिश्रित उर्वरकों से वांछित श्रेणी के उर्वरक सफलतापूर्वक बना सकते हैं। तो आता है उर्वरक अनुपात, फर्टिलाइजर रेशियो। यह उर्वरक अथवा उर्वरक मिश्रण में निहित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड और जल विलेय पोटाश K2O का पारस्परिक अनुपात होता है। उदाहरणार्थ उपयुक्त 16:12:8 श्रेणी के उत्पाद में अनुपात 4:3:2 का है। इस अनुपात से इस बात का पता चलता है कि उत्पाद उर्वरक है या उर्वरक मिश्रण में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश किस अनुपात में मिश्रित है। आगे आती हैं उर्वरक प्रयोग की विधियां, मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां। उर्वरक कई विधियों से प्रयोग किए जाते हैं। उर्वरक प्रयोग के समय विधि का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि पौधों को पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाए, उर्वरकों का कम से कम ह्रास हो, उनके प्रयोग में आसानी रहे, अर्थात उर्वरकों की उपयोग दक्षता, फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ाई जा सके। तो उर्वरक प्रयोग करने की विधि के चयन के कई बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें मृदा की प्रकृति, फसल की प्रकृति और उर्वरक की प्रकृति मुख्य है। उर्वरक प्रयोग करने की विधियां कई बातों पर निर्भर करती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मृदा की किस्म, मृदा की फलद्रुपता, मृदा में नमी की मात्रा, मौसम की दशा, जलवायु, फसल की किस्म व आयु, उर्वरक की किस्म, उर्वरक में पोषक तत्वों की उपलब्धता, उर्वरक की उपलब्धता व इकाई मूल्य, उर्वरक के प्रयोग करने में काम आने वाले यंत्र आदि की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता आदि है। इनके अतिरिक्त मृदा गठन, पीएच मान, धनायन विनिमय क्षमता, सीईसी कैसन जिसको बोला जाता है, इसके अंतर्गत मृदा गठन, पीएच मान, धनायन विनिमय क्षमता, पोषक तत्व स्तर, मृदा में कार्बन का स्तर, फसल का जड़ तंत्र और पौध अंतरण, पौधे से पौधे की और कतार से कतार की दूरी। उर्वरक की भौतिक अवस्था, मृदा में घुलनशीलता व गतिशीलता आदि उर्वरक प्रयोग में उपयुक्त विधि के चयन को प्रभावित करते हैं। तो उर्वरक प्रयोग करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है ठोस रूप में उर्वरक प्रयोग, सॉलिड फॉर्म में। सबसे पहले आता है छिटकवा विधि। छिटकवा विधि जिसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोला जाता है।
ये भी बुआई के समय छिड़कना, ब्रॉडकास्टिंग, एवं बुआई के समय कूड़ में खाद देना, बेसल एप्लीकेशन। जब बुआई के समय छिड़का जाता है उसे ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है, और बुआई के समय कूड़ में खाद देना उसे बोला जाता है बेसल एप्लीकेशन। खड़ी फसल में उर्वरक देना जिसको टॉप ड्रेसिंग बोला जाता है। जब फसल जब बड़ी हो जाती है तो उसे बोला जाता है खड़ी फसल, और उसमें जब अपन उर्वरक का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उर्वरक डालते हैं, उसे बोला जाता है टॉप ड्रेसिंग। खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग। छिटकवा विधि जिसको ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है, या स्पॉट ड्रेसिंग या साइड ड्रेसिंग भी इसको बोला जाता है, जिसको खड़ी फसल में दिया जाता है। आगे आता है संस्थापन विधि, प्लेसमेंट। इसमें हल दुस्तर संस्थापन जिसको प्लो सोल प्लेसमेंट बोला जाता है। दूसरा है गहन संस्थापन, डीप प्लेसमेंट। आगे है अधोभूमिक संस्थापन, सब सोइल प्लेसमेंट। एक है स्थानिक संस्थापन, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। इसमें डिबलिंग संस्थापन है, डिबलिंग प्लेसमेंट। ड्रिलिंग संस्थापन, ड्रिलिंग प्लेसमेंट। पट्टी संस्थापन, बैंड प्लेसमेंट, रो और हिल प्लेसमेंट। गोलिका संस्थापन, बॉल और प्लेट प्लेसमेंट। रिंग संस्थापन, रिंग प्लेसमेंट। संपर्क, कॉन्टैक्ट संस्थापन। आगे आता है द्रव, लिक्विड रूप में उर्वरक का प्रयोग। लिक्विड फॉर्म में जो यूज करते हैं उनमें प्रारंभिक उर्वरक घोल है, इसको स्टार्टर फर्टिलाइजर सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है सिंचाई के जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग, अर्थात उर्वरीकृत सिंचाई, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इरिगेशन वाटर, फर्टिगेशन। जो सिंचाई के जल के साथ उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसे फर्टिगेशन बोला जाता है। आगे आता है तत्वों के गोल का पौधों पर छिड़काव, इसको फोलियर एप्लीकेशन और स्प्रे ऑफ फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। बीजों को तत्वों के घोल में डुबोना, सिंकिंग सीड विथ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। उर्वरकों के ऊपर तत्वों के सांद्र घोल की परत चढ़ाना, कोटिंग सीड विथ न्यूट्रिएंट पेस्ट। पौधों में तत्वों के घोल का इंजेक्शन देना, इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इनटू द प्लांट्स। मृदा में उर्वरक घोल का प्रत्यक्ष प्रयोग, डायरेक्ट एप्लीकेशन इन द सोइल। ये थे लिक्विड फॉर्म्स में उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां। अब जो सॉलिड फॉर्म वाली थी उसकी अपन विस्तार से बात करते हैं, जिसमें पहली थी छिटक हुआ विधि, जिसको बुआई के समय यूज किया गया था। बुआई के समय इस विधि से कंपोस्ट खाद व गोबर की खाद को फसल बोने से पूर्व खेत में बिखेर देते हैं, और बाद में हल चलाकर इसको मिट्टी में मिला देते हैं। नत्रजन के उर्वरक भी फसल बोने से पहले व खड़ी फसल में बिखेर दिए जाते हैं। इस विधि में उर्वरक की मात्रा अधिक खर्च होती है। सिंचाई के उचित प्रबंध न होने पर यह विधि प्रयोग की जा सकती है। जिन मृदाओं में अधिक खरपतवार होते हैं वहां पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन फसलों की तत्वों संबंधी आवश्यकता अधिक होती है उनमें भी यह विधि काम में नहीं लेनी चाहिए। फॉस्फेटिक व पोटेशियम उर्वरक इस विधि में प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसकी घुलनशीलता व गतिशीलता कम होती है तथा इनका स्थिरीकरण शीघ्र हो जाता है। इस विधि से श्रम व समय की बचत होती है। असमतल अर्थात ढालू मृदाओं में इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंचाई व वर्षा के समय उर्वरक घुलकर नीचे की ओर बह जाता है। बलुई मृदाओं में इस विधि से उर्वरकों का प्रयोग भी अधिक लाभदायक नहीं होता। इस विधि में पौधों को बराबर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान नहीं होते, तत्वों का ह्रास भी इसमें अधिक होता है। बुआई के समय खेत में उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। खड़ी फसल में उर्वरक देना, खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग, जिसको टॉप ड्रेसिंग बोला जाता है। अधिकांशतः घनी फसलों में उपयोग किया जाता है। खड़ी फसलों में उर्वरक परिस्थितियों के अनुसार बिखेर या ब्रॉडकास्टिंग बिखेर सकते हैं।
या पंक्तियों के किनारे साइड ड्रेसिंग, जो पंक्तियों की साइड से डाला जाता है किनारे पर, उसे साइड ड्रेसिंग बोला जाता है। जिन फसलों में पौधों की अधिक दूरी होती है वहां पर उर्वरक पौधों के चारों ओर एक और डाल दिया जाता है, जैसे मक्का। इस विधि को स्पॉट ड्रेसिंग कहते हैं। खड़ी फसलों में पौधों को उनकी आवश्यकता अनुसार उर्वरक देते हैं। इस विधि में पौधों की गीली पत्तियों पर उर्वरक पड़ जाने से पत्ते झुलसने का डर बन जाता है। अतः शुष्क मौसम में जब पत्ती गीली न हो, उर्वरक डालना चाहिए। बड़े क्षेत्रों में ठोस उर्वरकों को वायुयान की सहायता से भी छिड़क सकते हैं। पोषक तत्वों का ह्रास इस विधि में अधिक होता है। आगे है संस्थापन विधि। इस विधि में उर्वरक को मृदा में किसी उचित गहराई पर डाल देते हैं। इसमें निम्न विधियां काम में लेते हैं। हल दुस्तर संस्थापन, विशेष रूप से जिन उर्वरकों में तत्वों का स्थिरीकरण होता है उन सभी उर्वरकों को संस्थापन विधि से देना लाभकारी है। जब मृदा की ऊपरी सतह में नमी का अभाव होता है तब भी यह विधि अपनाई जाती है, और उर्वरक उचित गहराई पर जहां मृदा में नमी उचित स्तर पर होती है डाल दिया जाता है। इस विधि में उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद खेत में जुताई नहीं की जा सकती। कभी कभी उर्वरक अधिक गहराई पर पहुंच जाते हैं जिससे इनके पोषक तत्वों का पोषण छोटे पौधों की जड़ों द्वारा नहीं किया जा सकता। ठंडे स्थानों पर अमोनिकल नत्रजन अधिक गहराई पर पहुंच जाने के कारण नाइट्रेट नत्रजन में परिवर्तित नहीं हो पाती, अतः नत्रजन आसानी से पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती। गहन संस्थापन, यह विधि जापान में धान के खेतों में नत्रजन के उर्वरकों का प्रयोग करने में अपनाई जाती है। इस विधि में अमोनिकल नत्रजन वाले उर्वरकों को काफी गहराई पर प्रयोग करते हैं, जिसमें नत्रजन अमोनिकल रूप में ही रहकर पौधों को अधिक समय तक प्राप्त होती रहे। धान के पौधे नत्रजन को अमोनिकल रूप में ही अधिक प्राप्त करते हैं। इस विधि में उर्वरकों का पानी में बहकर नष्ट होना असंभव होता है। इस विधि से फास्फोरस उर्वरकों का भी मृदा में प्रयोग कर सकते हैं। अधो मृदा संस्थापन, इस विधि में उर्वरकों का प्रयोग मशीनों या भारी हलों की सहायता से अधो मृदा में करते हैं। अधो मृदा भूमि के नीचे की सतह पर किया जाता है। यह विधि आर्द्र एवं उप आर्द्र क्षेत्रों में जहां पर मृदा अम्लीय होती है प्रयोग करते हैं। इन क्षेत्रों में अच्छे जड़ विकास के लिए पोटास व फास्फोरस के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। आगे आता है स्थानीय संस्थापन विधि। यह भी उर्वरकों के प्रयोग की एक विधि है। इस विधि का प्रयोग उस समय करते हैं जब उर्वरकों की मात्रा कम होती है। इस विधि में उर्वरक पौधों की जड़ों के समीप ही प्रयोग किए जाते हैं, अतः पोषक तत्व आसानी से पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। इस विधि में उर्वरक की मात्रा कम लगती है, पोषक तत्वों का स्थिरीकरण कम होता है। इस विधि में कभी कभी बीजों के पास उर्वरकों का एकत्रीकरण होने से बीजों को अंकुरण संभव नहीं हो पाता, और यदि अंकुरण हो भी जाए तो बीजांकुर की बढ़वार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पौधे प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट हो जाते हैं। स्थानीय संस्थापन विधि में उर्वरक डिबलर व ड्रिलर के द्वारा खेत में देते हैं। खड़ी फसल में पट्टी का संस्थापन करना बैंड प्लेसमेंट कहलाता है। उर्वरकों का गोलिका के रूप में प्रयोग धान के खेत में करते हैं और गोलिका धान के पौधों के समीप कीचड़ में रख देते हैं। आवश्यकता अनुसार मिट्टी के 10 से 12 भाग में एक भाग उर्वरक मिलाकर छोटे छोटे गोलियां बना ली जाती हैं। नत्रजन उर्वरकों को पंक्तियों के 2.5 से 5 सेंटीमीटर पर इस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। बगीचों में फलदार वृक्षों जैसे पपीता आदि के चारों ओर रिंग के आकार में भूमि में उर्वरक देना रिंग संस्थापन कहलाता है। द्रव्य रूप में उर्वरकों का प्रयोग, विभिन्न विधियों द्वारा उर्वरकों को द्रव्य रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक उर्वरक घोल, विभिन्न उर्वरकों के घोल प्राय N P2O5 K2O की 1:2:1 या 1:1:2 आदि के अनुपात में तैयार करते हैं। इन घोलों का प्रयोग प्राय रोपण के समय सब्जियों आदि की फसल में करते हैं और साथ ही हल्की सिंचाई कर देते हैं। इस विधि में पौधों की जड़ें आसानी से पोषक तत्व ग्रहण करके खेत में शीघ्र ही पौधों को स्थापित कर देती है। प्रारंभिक घोलों का प्रभाव पौधों की वृद्धि पर लाभदायक होता है।
कभी कभी उन फसलों में जिनमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, इस विधि से उर्वरक देने से अतिरिक्त श्रम, समय और पूंजी खर्च होती है। पोषक तत्वों के घोल का पौधों पर छिड़काव। पौधों की पत्तियों पर हल्के घोल का छिड़काव ही पर्ण अनुप्रयोग या पर्णीय छिड़काव कहलाता है। उर्वरकों का यह घोल छिड़काव करने वाले यंत्रों, जिन्हें स्प्रेयर कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। ये स्प्रेयर के द्वारा यूज किए जाते हैं। अनुसंधानों के आधार पर उर्वरकों को भूमि में देने या पौधों पर छिड़कने से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में घोल का पौधों पर छिड़कना लाभदायक पाया जाता है। घोल के रूप में उर्वरकों को पौधों पर छिड़कने के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है, जिनमें है कम मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है, कम मात्रा का संपूर्ण क्षेत्र में समान वितरण किया जा सकता है, पोषक तत्वों का पौधों द्वारा उपयोग अच्छा होता है, सूक्ष्म तत्व जो मृदा में जाकर स्थिर हो जाते हैं, इस विधि से उनकी हानि से कम किया जा सकता है। ऊंचे नीचे एवं रेतीले भूमिया खेतों में भी उर्वरकों का समान वितरण हो जाता है। जहां पर सिंचाई के साधन कम होते हैं, अर्थात मृदा में नमी के अभाव के कारण ठोस रूप से उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां पर इस विधि के प्रयोग से काफी लाभ उठाया जा सकता है। मृदा नमी के अभाव में पौधे पोषक तत्वों का शोषण नहीं कर सकते। उर्वरकों के घोल में अन्य कीटनाशक या रोगनाशक रसायनों को भी पौधों पर छिड़का जा सकता है। लवणीय मृदाओं में जहां पर की नत्रजन का गैस के रूप में नष्ट होने का डर रहता है, वहां पर नत्रजन की हानि को बचाया जा सकता है। जलमग्न भूमि में नत्रजन का डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। इस विधि के प्रयोग से इस प्रकार से नत्रजन की हानि को कम किया जा सकता है। फल वाले वृक्षों में सूक्ष्म तत्वों को इस विधि से देकर लाभ उठाया जा सकता है। जब पौधों पर साथ के साथ लाभदायक परिणाम प्राप्त करने हों, तो इस विधि का प्रयोग सर्वोत्तम है। खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण उत्पन्न होने पर इस विधि द्वारा उर्वरक उपयोग करके कमी तुरंत दूर की जा सकती है। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग फर्टिगेशन कहलाता है। इस विधि में सिंचाई की नालियों में पानी में घुलनशील उर्वरकों को डाल देते हैं। इस प्रकार उर्वरक घुलकर पानी के साथ खेतों में पहुंच जाता है। इस विधि से उर्वरक को खेत में डालने से श्रम और समय बच जाता है। जिन खेतों का धरातल समतल नहीं होता, वहां पर इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्रव्य रूप में उर्वरकों का प्रयोग करने पर कभी कभी जड़ों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उर्वरकों की कम मात्रा का भी इस विधि में समान वितरण हो जाता है। फुहारा एवं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली द्वारा इस विधि का अच्छा उपयोग हो रहा है। उर्वरक घोल का एक समान वितरण करने के लिए फुहारा एवं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में वेंचुअरी का उपयोग किया जा सकता है। मृदा में उर्वरक घोल का प्रत्यक्ष प्रयोग। घोल के रूप में उर्वरक प्रयोग करने का ढंग विदेशों में काफी प्रचलित है। अमोनिया के घोल व फास्फोरस को मृदा सतह में 10 सेंटीमीटर गहरे छोड़ते हैं। इससे अमोनिया की हानि बहुत कम होती है। साथ ही साथ पौधों को भी इस विधि से कोई हानि नहीं होती। बीजों को पोषक तत्वों के घोल में डुबोना। इस विधि में सूक्ष्म तत्वों जैसे लोहा आदि के यौगिकों के घोल में बीजों को किसी निश्चित समय तक डुबोकर रखते हैं और बाद में खेत में बो देते हैं। इस विधि में घोल की सांद्रता इतनी रखी जाती है कि बीजों के ऊपर इसका कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। साथ ही निश्चित सांद्रता में बीजों को निश्चित समय तक ही डुबोना लाभदायक होता है। बीजों के ऊपर सांद्र घोल की परत चढ़ाना। इस विधि में भी सूक्ष्म तत्व जैसे तांबा, लोहा, जस्ता आदि के गाढ़े घोल की परत बीजों पर चढ़ा लेते हैं। मृदाओं में जिन सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है, फसल के बीजों पर उसी की परत चढ़ा देते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म तत्वों की कमी पौधों की बढ़वार में बाधक नहीं होती। इस विधि में सूक्ष्म तत्वों का वितरण ठीक हो जाता है। पौधों में तत्वों के घोल का इंजेक्शन देना। इस विधि में सूक्ष्म तत्वों के घोल की सुई इंजेक्शन को जड़ों या तनों में लगाया जाता है। इससे में अनुभवी आदमी ही पौधों की जाइलम में तत्वों के घोल को इंजेक्शन द्वारा पहुंचा सकते हैं। जिस तत्व की कमी के लक्षण पौधों पर दिखाई देते हैं, उसी तत्व का घोल पौधों को दिया जाता है। फल वाले वृक्षों में लोहे की कमी विशेष रूप से इस विधि से पूरी की जा सकती है। कभी कभी तत्वों के घोल को पौधों की जड़ों के पास भी इंजेक्शन के द्वारा मृदा में दिया जाता है। खड़ी फसल में फास्फोरस को भी इस विधि से दे सकते हैं।
अब देखेंगे उर्वरकों के मृदा प्रयोग तथा पर्णीय छिड़काव में तुलना। जो उर्वरकों का अपन दो तरीके से यूज कर रहे हैं, एक तो सोइल एप्लीकेशन मृदा में प्रयोग, मृदा में डाल रहे हैं। दूसरा है फोलियर एप्लीकेशन, जो पर्णीय छिड़काव होता है, पत्तियों पर इसको डाला जाता है, उर्वरकों को मृदा में डाला जाता है और पत्तियों पर डाला जाता है। तो पहला है मृदा प्रयोग। इसमें पोषक तत्वों की उद्दीलन, स्थिरीकरण तथा अपधावन से काफी हानि हो सकती है। जबकि पर्णीय छिड़काव में इस विधि का प्रयोग करने से पोषक तत्वों को इन हानियों से बचाया जा सकता है। जब अपन मृदा में पोषक तत्व डाल रहे हैं तो उसमें पोषक तत्वों की हानि होती है, पौधे उनको जितनी आवश्यकता होती है उतना ही ऑब्जर्व कर पाते हैं, बाकी वेस्ट हो जाता है। जबकि पर्णीय छिड़काव में इस विधि का प्रयोग करने से पोषक तत्वों को इस हानि से बचाया जा सकता है। मृदा प्रयोग में है उर्वरकों की अधिक मात्रा प्रयोग होती है तथा उर्वरक ठोस रूप में प्रयोग होते हैं। जो सोइल एप्लीकेशन मृदा प्रयोग में उर्वरकों की मात्रा भी अधिक चाहिए होती है। जब मृदा में डालेंगे तो उर्वरक अधिक मात्रा में डाले जाएंगे और उर्वरक ठोस रूप में ही प्रयोग होते हैं। जबकि पर्णीय छिड़काव में उर्वरकों की कम मात्रा में ही प्रयोग की जाती है तथा उर्वरक घोल के रूप में प्रयोग करते हैं। सोइल एप्लीकेशन में सॉलिड फॉर्म में कर रहे थे यूज, जबकि पर्णीय छिड़काव में लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं। सॉलिड फॉर्म में उर्वरकों की मात्रा अधिक चाहिए होती है, जबकि जो लिक्विड फॉर्म है उसमें कम मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ऊंचे नीचे खेतों में पोषक तत्वों का समान वितरण नहीं हो पाता। ऊंचे खेतों में पोषक तत्व वर्षा या सिंचाई के पानी में घुलकर नीचे के खेतों में पहुंच जाते हैं, जबकि पर्णीय छिड़काव में पोषक तत्वों का घोल के रूप में ऊंचे व नीचे खेतों में समान वितरण होता है। मृदा में प्रयुक्त उर्वरकों का प्रभाव प्रयोग करने की अपेक्षाकृत अधिक दिनों बाद प्रारंभ होता है, जबकि घोल के रूप में उर्वरकों का प्रयोग करने से तत्वों का प्रभाव पौधों पर शीघ्र होता है। लवणीय भूमि में यूरिया आदि डालने से नत्रजन की गैस के रूप में हानि होती है। जो लवणीय भूमि है उसमें यूरिया डालते हैं, तो यूरिया डालने से नाइट्रोजन की गैस के रूप में हानि होती है। क्योंकि लवणीय भूमियों में यूरिया की वनस्पति पर छिड़काव के कारण इस प्रकार के नत्रजन की हानि को रोका जा सकता है। सूक्ष्म तत्वों के यौगिक जो कम मात्रा में प्रयोग होते हैं, समान वितरण नहीं हो पाता, क्योंकि सूक्ष्म तत्वों के यौगिकों का घोल बनाकर समान मात्रा में किसी भी क्षेत्र में छिड़का जा सकता है। जिन मृदाओं में पौधों की जड़ें विकसित नहीं हो पाती, वहां पर जड़ें पोषक तत्वों का अवशोषण उचित मात्रा में नहीं कर पाती और पौधों की वृद्धि उचित नहीं हो पाती। जबकि इस विधि में, फोलियर एप्लीकेशन में, पोषक तत्वों का उपयोग पत्तियों, शाखाओं व तनों द्वारा होता है। इस विधि में अचल तत्वों जैसे फॉस्फेट आदि का प्रयोग खड़ी फसल में नहीं हो पाता, जबकि इस विधि में अचल तत्वों का प्रयोग खड़ी फसल में कर सकते हैं। उर्वरकों को मृदा में प्रयोग करने से मृदा घोल अधिक सांद्र होता है, जिसके लिए मृदा में उचित नमी का स्तर बनाए रखने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा सांद्र घोल पौधों की बढ़वार के लिए हानिकारक हो सकता है। इस विधि में उर्वरकों का हल्का घोल प्रयोग करते हैं, इसमें भी सांद्र घोल पौधों की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। इस विधि में फसलों के फल आने की अवस्था तक भी प्रयोग कर सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उस विधि में फसलों के फल आने की अवस्था तक भी प्रयोग कर सकते हैं। जबकि फोलियर एप्लीकेशन में इस विधि को पुष्प आने की अवस्था पर प्रयोग करने से फसलों की काफी हानि हो सकती है, इसलिए पुष्प आने के बाद उसमें फोलियर एप्लीकेशन या उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस विधि में उर्वरकों को मृदा में लगातार प्रयोग करने से मृदा की संरचना, जैविक दशा व रासायनिक दशा पर प्रभाव पड़ता है, जबकि इस विधि में उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस विधि में उर्वरक प्रयोग करने से यदि वर्षा हो तो लाभ होता है, कि इस विधि में उर्वरक छिड़कने से तुरंत बाद यदि वर्षा हो जाए तो पत्तियों पर पोषक तत्व नहीं रुकते।
इस विधि में उर्वरक प्रयोग करने से विधि से उर्वरक मृदा में मिलाने के लिए निराई गुड़ाई या सिंचाई करनी पड़ती है। अतः अतिरिक्त श्रम व समय नष्ट होता है तब पूंजी अधिक लगती है, जबकि इस विधि में इस प्रकार का कोई श्रम या पूंजी व्यय नहीं होती। सभी पोषक तत्वों को फसलों में प्रयोग किया जा सकता है कि इस विधि द्वारा सीमित तत्वों का ही प्रयोग संभव है। कवकनाशी, कीटनाशी आदि रसायनों को उर्वरकों के साथ नहीं दिया जा सकता। जो सॉलिड फॉर्म में यूज कर रहे हैं उसमें अपन कवकनाशी, कीटनाशी आदि रसायनों को उर्वरक के साथ में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इस विधि में उर्वरकों के घोल के साथ फसल सुरक्षा संबंधी अन्य रसायन दिए जा सकते हैं, अतः खर्च कम होता है। आगे है उर्वरकों में पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा, यानी किस उर्वरक में किस पोषक तत्वों की कितनी मात्रा होती है, वो इस चार्ट से हम समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नत्रजन उर्वरक। नत्रजन उर्वरक में है अमोनियम उर्वरक, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम उर्वरक में भी अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है और एनहाइड्रस अमोनियम है। तो अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन होता है। तो अन्य जो पोषक तत्व होता है वो होता है 23.7% सल्फर, जबकि अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा कोई और पोषक तत्व इसमें नहीं होता। एनहाइड्रस अमोनिया में भी 82% नाइट्रोजन ही होती है। ये थे अमोनियम उर्वरक। इसके बाद है नाइट्रेट उर्वरक। ये सभी नत्रजन उर्वरक ही हैं, लेकिन उनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें नाइट्रेट उर्वरक में है कैल्शियम नाइट्रेट, 15.5% नाइट्रोजन होती है इसमें। अन्य 19.5% कैल्शियम, 1.5% मैग्नीशियम होती है। सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन होती है और पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन और पोटास 44% होती है। आगे है नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक। इसमें अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन और 12.1% सल्फर होती है, और अमोनियम नाइट्रेट में 33 से 34% नाइट्रोजन ही होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन, जिसको किसान खाद बोला जाता है, उसमें 25% नाइट्रोजन। अन्य में है 8.1% कैल्शियम और 4.5% मैग्नीशियम। एमाइड उर्वरक, और एक और आता है इसमें एमाइड उर्वरकों में यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। कैल्शियम साइनामाइड 21% नाइट्रोजन, अन्य में 39.1% कैल्शियम होती है। फास्फोरस संयुक्त उर्वरक, इसमें जल में घुलनशील और अघुलनशील के आधार पर बांटा गया है। जल में घुलनशील के आधार पर है सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसको बोला जाता है, एकल। इसमें 16% फास्फोरस होती है। अन्य 19.5% कैल्शियम और 12.5% सल्फर होती है। सुपर फास्फेट डबल, इसमें 32% फास्फोरस होती है। सुपर फॉस्फेट ट्रिपल, इसमें 48% फास्फोरस और अन्य 14.3% कैल्शियम, 4% सल्फर होती है। डाइअमोनियम फॉस्फेट, डीएपी जिसको बोला जाता है, डीएपी डाइअमोनियम फॉस्फेट 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस इसमें देखने को मिलती है। यूरिया और डीएपी का मोस्टली क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, यूरिया और नाइट्रोजन, यूरिया और डीएपी का। साइट्रिक अम्ल में घुलनशील ये होते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लेग। इनमें 34 से 39% फास्फोरस डाई कैल्शियम फॉस्फेट में, बेसिक स्लेग में 14 से 18% फास्फोरस होती है। अघुलनशील रॉक फॉस्फेट,